हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी, जो कि सीएसआईआर या फिर यूजीसी का जो नेट लेवल का एग्जाम है या फिर जो सेट है स्टेट लेवल का एग्जाम, उसमें ये 10th यूनिट को जो है रिप्रेजेंट करता है इकोलॉजी। और इस इकोलॉजी का किस लेवल तक हमें स्टडी करना है और टॉपिक का जो लेवल जिसके अकॉर्डिंग जो हमें पर्टिकुलर एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम जो है टॉपिक वाइज किस लेवल तक स्टडी करें, वो सारा जो है हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। और इस यूनिट को हमने जो है पॉइंट वाइज और जो इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो है यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोलॉजी, जिसको कि एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप मान सकते हैं। और इसके बाद में जो भी लेक्चर्स जो है डिलीवर किए जाएंगे, वो जो है एनालिटिकल और उसका पर्टिकुलर जो है हम डीपली स्टडी करेंगे। तो ये वाला लेक्चर जो है एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये देख रहे हैं कि हर लेवल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने जो है यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश की है। तो इसमें देखिए आप, ये पर्टिकुलर इकोलॉजी एक इस तरह का ब्रांच है जो कि आप देखें तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। एक पर्टिकुलर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसके सराउंडिंग जितना भी एक वैक्यूम या जो जितना भी जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, उस इन्वायरमेंट से उसका रिलेशन है। और उस इन्वायरमेंट से अगर उसका रिलेशन है तो फिर उसकी हर फिजियोलॉजिकल उसका बिहेवियर सभी को जो है वो एक तरह से इफेक्ट करेगा। तो ये नहीं कि इस यूनिट का भी रिलेशन जो है वो आप देखें कि दूसरी काफी यूनिट्स के साथ जो है लिंक करता है। तो इसके अंदर से भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको उन बाकी यूनिट्स के साथ जो है आपको कोरिलेट करने में जो है इजी, या फिर इसका कंसेप्ट क्लियर होने पर वो वाली जो है क्वेश्चंस के साथ आपको लिंक मिलेगा और इजीली सॉल्व होंगे। तो हम इसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी प्लांट या फिर कोई एनिमल अपने सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, जिसको आप फिजिकल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, उसके साथ वो कैसे इंटर रिलेशन शो करता है। उस इंटरेक्शंस या उनका जो रिलेशंस है, उसी की स्टडी हमें पूरी 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 जो है इकोलॉजी में हमें स्टडी करनी है। इन इंटरेक्शंस और रिलेशंस को भी हमें क्या करना है, समझना है। ये कितने टाइप के इंटरेक्शंस हैं, कैसी रिलेशंस है, और इसका किस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आप देखें कि इस पर्टिकुलर रिलेशन या इंटरेक्शंस को स्टडी करने के बाद हम इसको किस वे में जो है एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर ये जो रिलेशन और इंटरेक्शंस है इन पर्टिकुलर प्लांट्स या एनिमल का अपने चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ, वो क्या चीज़ को डिटरमाइन करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है, तो फिर वो डिटर्मिनेशन किस चीज़ के लिए है, क्या डिटरमाइन करेगा। तो उस चीज़ को आप स्पेशली ध्यान रखें कि ये पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का या जो एनिमल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेगा और उसके एविडेंस को जो है वो इफेक्ट करेगा। किस तरह से जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और किस तरह से जो है उनका एविडेंस जो है वो वेरी करता है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पर्टिकुलर सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, या उसका जो इफेक्ट आता है डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग ये चीज देखने को मिलती है, जिसको डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इस तरह से इसकी जो स्टडी है उसको आप जनरली क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी बोल देते हैं। कि हम जो है इस तरह के इंटरेक्शंस को, अगर हम जिस ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं उसको आप इकोलॉजी बोल रहे हैं। दूसरा, इस तरह की जो है स्टडी को सबसे पहले जो रिपोर्ट किया था, और उस रिपोर्ट करने के बाद जो है एक टर्म यूज किया इस ब्रांच के लिए जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी, वो हैकल ने सबसे पहले जो है यहाँ पर डिफाइन किया। ये टर्म जो है यूज किया किसने, हैकल ने। और धीरे धीरे जो है इसमें फर्दर जो है और स्टडी होती गई। और प्लांट के लिए जो अगर आप इकोलॉजी टर्म यूज करें तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है वार्मिंग। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एग्जाम के लेवल जो स्टेट लेवल के हैं वहाँ पर पर्टिकुलर स्टडी को भी जो है रिपोर्ट कर लिया जाता है अपने एग्जामिनेशन में। तो फिर वहाँ पर वो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप रफली इसको ध्यान रखें कि जो इकोलॉजी टर्म है वो जनरली सबसे पहले एक हैकल ने जो है रिपोर्ट किया, कॉइन किया। और प्लांट के लिए जो है प्लांट इकोलॉजी वर्ड जो है वार्मिंग ने यहाँ पर डिलीवर किया।
और इस तरह की स्टडी को आप ओडम के अकॉर्डिंग अगर आप बताएं तो ओडम ने क्या कहा कि जनरली इस तरह का जो इंटरेक्शंस है इन्वायरमेंट का और उस प्लांट का या एनिमल का, उसकी जो ये स्टडी है उसको उसने एक पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट के रूप में जो है स्टडी किया कि ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और उसकी स्टडी जो है वो नेचर के साथ अगर आप तालमेल इसका डिस्कस कर रहे हैं तो फिर उसको आपने क्या बोला है यहाँ पर इकोलॉजी बोला। और इस इकोलॉजी को जनरली हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर इकोलॉजी टर्म का जो डेफिनेशन है वो इस वे में जो है कौन से साइंटिस्ट ने दिया, ईपी ओडम ने, ये एक अलग से पूछ लिया जाता है। सभी साइंटिस्ट का एक कॉमन जो है डेफिनेशन जो है मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ऊपर, ये अगर आपको अकॉर्डिंगली सीधा ही इकोलॉजी का डेफिनेशन अगर आए तो फिर वो आप इस तरह से मेंशन करेंगे। और अगर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टडी के बेसिस पे अगर कोई डेफिनेशन दे रहा है तो फिर वो स्पेशली किसके लिए पूछा गया है, ईपी ओडम के लिए पूछा गया है। तो ये ईपी ओडम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर देखिए, अगर फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी है कि हमारे इंडिया में जो है इकोलॉजी के फील्ड में जो है किस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने अपना वर्क किया है, तो आप मेंशन करेंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और इंडिया में अगर आपको मदर ऑफ इकोलॉजी पूछे, मदर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, तो आपको वंदना शिवा का नाम जो है स्पेशली ध्यान रखना है कि वंदना शिवा ने सबसे पहले जो है सीड बैंक को जो है क्रिएटेड किया था। फर्स्ट कम्युनिटी सीड बैंक के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा पर्सन, वंदना शिवा, जिसके लिए इसको उनको क्या बोला जाता है, मदर ऑफ प्लांट इकोलॉजी। तो यहाँ पर आप दोनों ध्यान रखें, मदर ऑफ प्लांट इकोलॉजी वंदना शिवा और फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इन्होंने अपना जो रिसर्च का वर्क जो है स्पेशली इस फील्ड में किया। फिर है कि इस पर्टिकुलर इकोलॉजी को एक सिस्टमेटिक वे में जो है किसने रिप्रेजेंट किया। सिस्टमेटिक इकोलॉजी का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर इकोलॉजी में इंटरेक्शंस हो रही है और उन इंटरेक्शंस को एक प्लॉट की फॉर्म में, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन वे में जो है आप कैसे समझेंगे कि वहां पर स्पीसीज का एविडेंस कैसे कम हो रहा है कैसे ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह की जो सिस्टम इकोलॉजी है उसको डिफाइन करने के लिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल जो है वो पर्टिकुलर कौन है, लोटका, वोल्टेरा बोलते हैं। तो यहाँ पर लोटका जो है साइंटिस्ट है वो इस पर्टिकुलर सिस्टम इकोलॉजी से रिलेटेड है। इसको भी आप ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है कि इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के बारे में किसने बताया कि अगर ये प्लांट आपस में रिलेशंस हैं तो फिर इनकी आपस में एनर्जी जो है वो एक दूसरे में कैसे इंटरचेंज होती है, कि एक एनर्जी प्लांट से एनिमल में मूव कर रहा है फिर वहां से एक दूसरे पर्टिकुलर उसका जो आगे प्रीडेटर उसमें मूव कर रहा है। तो ये एनर्जेटिक्स के बारे में जो सबसे पहले ईपी ओडम ने बताया। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्यान रखें कि कुछ जो एग्जाम के लेवल हैं वहां पर कुछ में ईपी ओडम बोला जाता है और कुछ में एच टी ओडम भी बोल दिया जाता है। एच टी ओडम का मतलब है कि यहाँ पर जो है एनर्जी फ्लो मॉडल, यहाँ पर सिर्फ एनर्जेटिक्स के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर क्या आ रहा है, एनर्जी फ्लो मॉडल्स है। एनर्जी फ्लो मॉडल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक पर्टिकुलर एक मॉडल के फॉर्म में जो है एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट किया है, तो वहां पर एच टी ओडम को आपको मेंशन करना है। तो ईपी ओडम और एच टी ओडम दोनों सिबलिंग्स हैं, एक दूसरे के जो ब्रदर्स हैं, बट यहाँ पर दोनों जो की स्टडी का थोड़ा सा आप डिफरेंस देखेंगे। ओनली इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के बारे में पूछे ईपी ओडम, और एनर्जी फ्लो मॉडल्स को बताने के लिए जो है वो एच टी ओडम। तो ओडम के साथ अगर पूरा आपको पूछ लिया जाता है ईपी ओडम है या एच टी ओडम है, तो फिर आप इस तरह से डिफरेंस शो करते हुए जो इसको बताएंगे, क्योंकि कई एग्जामिनेशन में इस तरह का वेरिएशंस पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि कैसे कैसे जो है इसको मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो इन दोनों को आप स्पेशली ध्यान रखें कि ईपी ओडम है या फिर एच टी ओडम। देखिए आप, फिर लास्ट में एक चीज़ और है कि कुछ इकोलॉजी की ब्रांचेज है, उसमें भी एक स्पेसिफिक ब्रांच है सीन इकोलॉजी, उसके बारे में जो स्क्रोटर और क्रिचनर ने जो है अपना मेनली रोल प्ले किया है उसकी स्टडी में। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं जो आपको डेफिनेशन के साथ साथ जो है पॉइंट आउट करने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें हैकल हो गया है आपका, रामदेव मिश्रा, वंदना शिवा, ओईपी ओडम, एस टी ओडम, लोटका, ठीक है। और इसमें एक एक यहाँ पर आप देखें इसके जस्ट ऊपर टर्सन का भी जिक्र किया गया है, जीन इकोलॉजी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ये भी एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने जीन इकोलॉजी यानी कि इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो जीन लेवल तक स्टडी किया है टर्सन ने। और उस प्लांट के ऊपर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का, डिफरेंट डिफरेंट जो है लोकेशन पर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है जीन इकोलॉजी पर, वो जो है यहाँ पर मेंशन किया गया। किसके द्वारा? टर्सन के द्वारा। तो आप इन साइंटिस्ट को ध्यान में रखें, पर्टिकुलर किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये मेंशन कर रखा है कैसे आपस में एक दूसरे से वो रिलेशन शो कर रहे हैं। रिलेशन शो कर रहे हैं तो उस रिलेशन से फिर जो है इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और इस इफेक्ट से क्या डिटरमाइन हो रहा है, डिटरमाइन क्या हो रहा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन और एविडेंस, ये आपको पॉइंट आउट करना है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक हमें ये देखना है कि इस यूनिट के अंदर हमें पर्टिकुलर किस लेवल तक स्टडी करना है। तो आप देखेंगे कि इकोलॉजी में भी हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी करते हैं। हम बिल्कुल छोटी यूनिट से स्टार्ट करके और एक लार्ज यूनिट तक जो है हम मूव करेंगे, और उन सभी यूनिट्स के ऊपर जो है हम इन्वायरमेंट का इफेक्ट स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेवल में मैंने जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, सबसे पहले छोटे यूनिट के रूप में प्लांट या कोई भी इंडिविजुअल आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि गैदरिंग शो करता है और एक स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर। तो ये इंडिविजुअल एक स्पीसीज के फॉर्म में अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर उस स्पीसीज का डेफिनेशन क्या होगा इकोलॉजी अकॉर्डिंग, वो हमें यहाँ देखना है कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या होगा। हमें यहाँ पर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज या फिर यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को ध्यान में नहीं रखना। यहाँ पर हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या होता है और वो स्पीसीज कैसे डिफाइन की जाएगी उसको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो इससे बड़ा जो यूनिट आएगा जिसमें बहुत सारी सेम टाइप की स्पीसीज जो है वो आपस में मिलकर अगर एक ग्रुप का फॉर्मेशन करती है तो फिर उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की गैदरिंग जो है वो पॉपुलेशन को शो करती है। यहाँ तक की जो स्टडी है पॉपुलेशन तक की, देखिए आप, मैंने इसको एक अलग ही जो है कॉलम से रिप्रेजेंट करता है ये जो स्टडी है, यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल को आप सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रखा है, चाहे तो ये पॉपुलेशन से बिलोंग करने वाला एक इंडिविजुअल हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से मैंने कोई एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया, या फिर ये जो है एक पर्टिकुलर जो है कोई एक इंडिविजुअल है तो फिर ये कोई पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का जो कि पॉपुलेशन लेवल तक हम स्टडी कर रहे हैं उसका अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ अगर आप इंटरेक्शंस या रिलेशंस को स्टडी करोगे, वो इंटरेक्शंस या रिलेशन कैसा हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकली इंटरेक्शंस हो सकता है, वो उसका एक इंडिविजुअल का बिहेवियर हो सकता है, वो इंडिविजुअल की एक मॉर्फोलॉजी भी हो सकती है। ठीक है, इनका आप उस इन्वायरमेंट के साथ अगर इनका रिलेशन शो करोगे तो उसकी स्टडी को आप एक टर्म यूज करते हो जिसको आप बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी। यानी कि एक इंडिविजुअल का फिजियोलॉजी का या इस इंडिविजुअल की बिहेवियर या फिर उस इंडिविजुअल का मॉर्फोलॉजी का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन क्या है उसकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं, ऑर्टिकोलॉजी। या फिर उसको आप सिनोनिमिकली स्पीसीज इकोलॉजी बोलते हैं, या फिर इसको आप पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किस लेवल तक की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन लेवल तक की। और स्टडी किसकी है, एक इंडिविजुअल की है, क्योंकि ये इंडिविजुअल अगर पॉपुलेशन में बात करेंगे तो भी सेम टाइप के इंडिविजुअल है, तो हमने उसमें से एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि एक इंडिविजुअल को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए पॉपुलेशन के बाद अगर मान लीजिए उसके बाद वाली अगर को मैं कॉम्प्लेक्स यूनिट की बात करूँ तो वो कॉम्प्लेक्स यूनिट क्या आएगी, कम्युनिटी आएगी। और इस कम्युनिटी में कोई एक स्पेसिफिक एक टाइप की स्पीसीज नहीं है, यहाँ पर मोर देन वन टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो इस डायग्राम में मैंने एक ग्रीन कलर से स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रखा है, एक येलो कलर से स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रखा है, एक ब्लैक कलर से स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर देर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, इनका एक ग्रुप है। उस ग्रुप को आप पॉपुलेशन नहीं बोलोगे, उसको आप क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। यहाँ पर इसको हमने क्या बोल दिया, कम्युनिटी बोल दिया। तो ये कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटी जो है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस ग्रुप के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की स्पीसीज है, न कि सेम टाइप की।
और इसके बाद वाली जो है कॉम्प्लेक्स यूनिट जिसमें बहुत सारी जो है कम्युनिटीज है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? इकोसिस्टम बोल रहे हैं, जिसमें इस तरह की कई कम्युनिटीज प्रेजेंट है। प्लांट कम्युनिटी भी हो सकती है, एनिमल कम्युनिटी भी हो सकती है, माइक्रोबियल कम्युनिटी भी हो सकती है। उसका अपने सिस्टम जो है, उस सिस्टम का अगर अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के साथ आप रिलेशन शो करें, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम के बाद वाला जो कॉम्प्लेक्स यूनिट आएगा उसको आप क्या बोलेंगे? लैंडस्केप बोलेंगे। लैंडस्केप के बाद वाला जो कॉम्प्लेक्स यूनिट आएगा उसको आप क्या बोलेंगे? बायोम बोलेंगे। और फाइनली जो है बायोम से भी जो है लार्जेस्ट या कॉम्प्लेक्स यूनिट आएगा उसको आप क्या बोलेंगे? इकोस्फेयर, या फिर उसको आप क्या बोल देंगे? बायोस्फेयर। इकोस्फेयर और बायोस्फेयर दोनों सिनोनिम के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप प्लेनेटरी लेवल पर, प्लेनेटरी स्केल पर अगर आप बात करें, तो फिर इकोस्फेयर टर्म यूज करते हैं, और अदरवाइज आप टर्म क्या यूज करते हैं? बायोस्फेयर यूज करते हैं, जिसमें आप हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सारा का सारा जो है इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने एक छोटी सी यूनिट से लेकर एक बड़ी यूनिट की तरफ जो है मूव किया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इस ऑर्डर को आप क्या बोलते हैं? इस ऑर्डर को आप बोलते हैं इकोलॉजिकल हेरारकी। पारिस्थितिकीय पदानुक्रम या इकोलॉजिकल हेरारकी से जो है इसको जो है डिफाइन करते हैं। और इसमें देखिए, पॉपुलेशन तक को हमने क्या बोला? ऑर्टिकोलॉजी। और उसके बाद वाली जो गैदरिंग है या जो ग्रुप है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है, उसके डिफरेंट टाइप की स्पीसीज वाले ग्रुप का अगर उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट के साथ स्टडी किया जाए, तो फिर उस ब्रांच को आप क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को आप बोलेंगे सीन इकोलॉजी या फिर कम्युनिटी इकोलॉजी। ये स्पेशली आप ध्यान रखें कि अगर आपको पूछे कि इकोसिस्टम इकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ सीन इकोलॉजी, एंड लैंडस्केप इकोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ सीन इकोलॉजी, एंड बायोम इकोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ सीन इकोलॉजी, क्योंकि ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इकोस्फेयर को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स यूनिट है इसको आप क्या बोल रहे हैं? कम्युनिटी इकोलॉजी या फिर सीन इकोलॉजी। देर आर टू ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू द hierarchical सिस्टम, ऑर्टिकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हो। अब इसमें देखिए, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट सीएसआर का है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ओट इकोलॉजी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, और सिन इकोलॉजी जो है इसमें किस तरह से क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। तो यहाँ पर ओट इकोलॉजी में हमें एक इंडिविजुअल की स्टडी करनी है, और उस इंडिविजुअल पर उसके एनवायरनमेंट का इफेक्ट देखना है। तो यहाँ पर हम जनरली एडेप्टेशन की बात करेंगे। इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम क्या बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल जो है एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडेप्टेशन शो करता है, चाहे तो वो प्लांट अपना एडेप्टेशन शो कर रहा हो, चाहे वो एनिमल अपना एडेप्टेशन शो कर रहा हो। तो उस एडेप्टेशन को हमें जो है यहाँ पर डिस्कस करना है। और इस लेवल पर हम क्या करेंगे? बहुत सारी इंटरेक्शंस को स्टडी करेंगे कि अगर यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, तो उसमें कैसी इंटरेक्शंस हो रही हैं, और फिर इंटरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है स्पीसीज और एरिया में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और उस पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद क्या क्या नए जो है कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहे हैं, वो सारा का सारा हम कहाँ पर स्टडी करेंगे कि एक सिनोकोलॉजी के अंदर। चाहे वो आप पॉपुलेशन, सॉरी, कम्युनिटी इकोलॉजी की बात करें, चाहे आप इकोसिस्टम इकोलॉजी की बात करें, चाहे आप लैंडस्केप इकोलॉजी की बात करें, या बायोम इकोलॉजी की बात करें, या फिर बायोस्फीयर, जहाँ पर आप जो है इसका पॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करें। तो ये सारा के सारा जो है कॉम्प्लेक्स जो है कम्युनिटी इकोसिस्टम और लैंडस्केप, इनका इनके इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, वो हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में स्टडी करेंगे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एडेप्टेशन है, फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी भी इम्पोर्टेंस है, फिर कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। देर आर थ्री जो है मेन ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, जिसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। यहाँ पर देखिए आप कि इन दो ब्रांचों के अलावा, अगर इन दोनों ब्रांचों में आप देखें, तो मैंने एक डायग्राम शो कर रखा है नीचे बॉटम में। देखें बॉटम में, यहाँ पर इस डायग्राम में देखें आप कि एक डायग्राम में मैंने एक ह्यूमन को जो है एक अलग आइसोलेटेड फॉर्म में शो करता है एंड टॉप पे शो करता है, और एक को जो है इस पर्टिकुलर जो नेचर है उसी के अंदर जो है उसको हमने शो कर रखा है, ना कि एक टॉप मोस्ट लेवल पर शो किया है या फिर आइसोलेटेड, इसके साथ मिला जुला फॉर्म जो है वो शो कर रखा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या ये डायग्राम बनाने का क्या जो है मेरा पर्पस है? तो यहाँ पर आप देखें कि इन दोनों पर्टिकुलर स्टडी में ये देखा गया है कि अगर इन दोनों ब्रांचों के साथ साथ आप इसको बायोफिजिकल
फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी का अगर आप देखें, कोई भी इंडिविजुअल का या फिर कोई ग्रुप का, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनके ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी को अगर आप देखें तो फिर उस स्टडी को आप बोलते हैं होलिस्टिक इकोलॉजिकल अप्रोच। कि आप सोशली भी देख रहे हैं, फिलोसॉफिली भी आप स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल वे में भी आप स्टडी कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी आप स्टडी कर रहे हैं। तो फिर इस ब्रांच को आप बोलते हैं होलिस्टिक इकोलॉजिकल अप्रोच। और उसका बेस्ट एग्जांपल जो है आप क्या देते हैं, डीप इकोलॉजी। ये डीप इकोलॉजी क्या है? डीप इकोलॉजी इन डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया कि जैसे ये जो है डीप इकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीप इकोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक एंथ्रोपोसेंट्रिक वे में डिफाइन कर रहा है डायग्राम। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट या फिर जो ह्यूमन बीइंग है उसको आइसोलेटेड फॉर्म में दिखाया गया है कि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट से अपने आप को अलग शो कर रहा है, न कि उसका पार्ट शो ना। तो इस तरह की जो स्टडी है वो गलत है, हमें इस तरह का वे नहीं रखना है। आपको अगर अपने आप को इकोसेंट्रिक रखना है, न कि आपको एंथ्रोपोसेंट्रिक, तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर रहा है, सभी को साथ लेकर चल रहा है, इन्वायरमेंट को अपने साथ लेकर चल रहा है, तो इसलिए इकोसेंट्रिक वे में जो है वो स्टडी है। तो इस तरह का जो है नेचर है जिसको आपको कैसा मानना है, इकोसेंट्रिक मानना है, न कि हमें क्या मानना है, स्टडी को एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो ये स्टडी कैसी होनी चाहिए, इकोसेंट्रिक होनी चाहिए, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी नेचर का पार्ट हो। तो फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, डीप इकोलॉजी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीप इकोलॉजी। तो ये आप देखें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम जो है कैसे इसको स्टडी कर रहे हैं और क्या हमें स्टडी करना है, वो हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखें आप कि इस तरह से एक इंडिविजुअल का और एक ग्रुप का स्टडी है, उसके लिए क्या क्या अलग अलग टर्म यूज करें। और इस तरह से अगर हम सीरीज को स्टडी कर रहे हैं जिसमें एक छोटी यूनिट से एक बड़ी यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस सीरीज को हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजिकल हेयरार्की बोल रहे हैं। और अगर हम पूरा का पूरा होलिस्टिक वे में अगर उसको स्टडी करें तो हम उसको होलिस्टिक अप्रोच बोलेंगे। और होलिस्टिक अप्रोच का जो बेस्ट एग्जांपल है वो डीप इकोलॉजी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखें। अब देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर वे में इसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आप देखें कि हम एक एक करके जो है इसको डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस करेंगे। जैसे स्पीसीज इकोलॉजी है, या फिर एक इंडिविजुअल है, कोई भी पॉपुलेशन का एक इंडिविजुअल मेंबर है, उसको आप स्पीसीज से रिप्रेजेंट करते हैं एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन। या फिर आप इसको सीनिक सॉरी ऑर्ट इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। उसमें आप कैसे स्टडी करते हैं, उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन कैसे शो करोगे कि कोई एक इंडिविजुअल है। तो आप देखें यहाँ पर स्पेशली उस स्पीसीज को आप डिफाइन कैसे करें। सबसे पहले हम इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट लेते हैं, सबसे पहले कि इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा होगा कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें इंटरब्रीड को जो है मेंशन किया जाता है कि अगर कोई दो मेंबर सेम टाइप के हों साइज एंड शेप में, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो फिर वो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को जो है डिफाइन करते हैं। और अगर कोई दो मेंबर मॉर्फोलॉजिकली सेम है तो फिर वो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए ये कोई ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का सेम टाइप का, और उन्होंने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वायरमेंट या रिसोर्सेज, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिसोर्सेज है उस इन्वायरमेंट में, उसको उसको लेकर जो है इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, एडेप्टेशन शो कर दिया है। तो फिर उसको आप क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल स्पीसीज बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, एक इकोलॉजिकल स्पीसीज है। इस डायग्राम में मैंने एक हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये कोई हैबिटेट है जो कि सुपर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस हैबिटेट के अंदर जो है इतना सा कोई एक पार्ट है जो कि एक रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपने रिसोर्सेस के लिए अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। ये सेम जो है कोई एक पर्टिकुलर, मैंने यहाँ पर तीन जो है मेंबर शो किए हैं, पर जनरली इसमें एक ही मेंबर जो है वो
अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएगा। और तीनों भी कर सकते हैं, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है सब। बट इन्होंने एक पर्टिकुलर एक रिसोर्सेज है यहाँ पर, एक रिसोर्सेज है उसको जो है, चाहे वो रिसोर्सेज जो इनको जो है सरवाइव करने के लिए जरूरी है, उन रिसोर्सेज के लिए इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है उस इन्वायरमेंट में। तो उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिसोर्सेज को आप क्या बोल देते हैं यहाँ पर, निश बोल देते हैं। ये इन सभी का जो है निश है। और ये एक इनका क्या है, हैबिटेट हो गया। तो एक निश जो है वो एक सब सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस हैबिटेट के। तो ये हैबिटेट है, ये क्या है, हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक हैबिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है, और एक निश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, निश है। तो हैबिटेट बड़ी यूनिट है और निश जो है छोटी यूनिट है। उस निश में जो है इन पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, क्योंकि हम स्पीसीज इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये समझाने के लिए मैंने 3 मेंबर बनाए, बट यहाँ पर आप किसकी बात करेंगे, सिंगल मेंबर की। इस सिंगल मेंबर ने ये सारे के सारे रिसोर्सेज के प्रति अपने आप को अडेप्ट किया है। तो फिर इस पर्टिकुलर इस तरह के मेंबर के ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डार्विन फिंचेस ने अपनी चोंच का जो शेप है वो वहां पर अलग अलग रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को अडेप्ट कर लिया। अलग अलग रिसोर्सेज मतलब अपने अपने निश में डिवाइड होंगी वो। तो फिर डार्विन फिंचेस भी किसका एग्जाम्पल हो गया है, स्पीसीज इकोलॉजी या ऑर्ट इकोलॉजी का एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। एक जो है हायर, जो है आप देखें कि एटीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पर ह्यूमन बीइंग का जो आरबीसी काउंट है वो बढ़ जाता है। तो वो भी एक तरह का एडेप्टेशन है। तो वो एडेप्टेशन भी क्या है, एक तरह का ऑर्टिकोलॉजी का ही पार्ट है, या स्पीसीज इकोलॉजी में उसको आप इंक्लूड करेंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं कि कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें इकोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट उन कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंस शो करता है। और किस परफेक्शन में, किस रेफरेंस में ये हम बात करेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर जो अलग अलग टेम्परेचर के प्रति हो सकता है, अलग अलग जो है फूड नेचर हो सकती है। ठीक है। उसके लिए जो है वो सेट है अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। और उसको आप क्या बोल रहे हैं, स्पीसीज बोल रहे हैं। अब आप एक क्वेश्चन देखें, और इस एडेप्टेशन को हमें डिटेल में स्टडी करना है। हम इसको ऑटोइकोलॉजी में ही स्टडी करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे अडेप्ट करता है। और फिर उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट डिफरेंट रूल को प्रपोज किया है, वो रूल भी अपने यहाँ पर स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से। तो यहाँ पर आप देखें फाइनली एक क्वेश्चन जो कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस क्वेश्चन में देखें आप, सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप देखें ऑर्टिकोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको पूछे तो इनमें से कौन से आंसर जो है वो करेक्ट होने चाहिए। रिलेशन ऑफ हेट्रोजेनस पॉपुलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट, क्या ये इकोलॉजी ऑर्टिकोलॉजी को डिफाइन करता है। ऑप्शन बी, रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट, रिलेशन ऑफ ए कम्युनिटी टू इट्स इन्वायरमेंट, एंड रिलेशन ऑफ ए बायोम टू इट्स इन्वायरमेंट। तो आप देखें कि ये लास्ट वाले जो सी और डी हैं वो हम अगर हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो सीन इकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों आंसर कट हो जाएंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन इन आंसर में देखें आप ए और बी ऑप्शन में, इसमें भी एक पॉपुलेशन लेवल तक बताया है और इसमें एक इंडिविजुअल लेवल तक बताया है। तो ये दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है इस आंसर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि एक हेट्रोजेनस पॉपुलेशन का भी इसके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी हो सकती है, और एक इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी को भी आप ऑर्टिकोलॉजी में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ए और बी दोनों आंसर इसके लिए जो है क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। और इसमें जो है आपको देखें कि मोर करेक्ट वाला कंडीशन जाए तो फिर आप इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे कि अगर यहाँ पे इंडिविजुअल को अगर बता रहा है कोई पॉपुलेशन का, यहाँ पर रिलेशन ऑफ ए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या है, कोई पॉपुलेशन का कोई इंडिविजुअल है, स्पीसीज का मेंबर है, उसका उसके इन्वायरमेंट के साथ आप स्टडी कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह की दोनों लैंग्वेज यूज कर सकता है कि हेट्रोजेनस पॉपुलेशन लेवल भी पूछ सकता है और इंडिविजुअल का भी पूछ सकता है। लेकिन वहां पर डिफरेंस नहीं होगा, कोई अलग अलग टाइप के जो है ग्रुप में मेंबर नहीं होंगे। इस ग्रुप में सेम टाइप के जो है मेंबर होंगे, स्पीसीज के मेंबर होंगे ग्रुप में, उनकी उसके एनवायरनमेंट के साथ
स्टडी की जाएगी, जिसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑर्टिकोलॉजी। तो ये दोनों आंसर इसके लिए ऑप्शन जो है सही जाएंगे। तो ये आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो लेकर आया हूँ मैं। नेक्स्ट जो है इसमें हम देखेंगे एडेप्टेशन से कि ये फिजिकल जो इन्वायरमेंट है, एबायोटिक फैक्टर जो है, उसको अपन अलग से नहीं स्टडी करेंगे, उसको हम एक एडेप्टेशन या उसका बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं इकोलॉजी के, अभी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उनका आपस में कैसे एडेप्टेशन को लेकर जो स्टडी करनी है, वो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक में जो है पॉइंट आउट करेंगे। सो थैंक्स फॉर द टुडे। इसको आप रिवाइज करें और इस क्वेश्चंस को देखें, और इस तरह से क्वेश्चंस ये सिंपल वे में प्रेजेंट किए। अभी जो है बहुत एनालिटिकल वे में हमें आना है, लेकिन ये कुछ हर एग्जाम के लेवल को मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये इंक्लूड किया गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।